हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन व धार्मिक जीवन को भी देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य की सीमा पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैली थी। गुप्त शासकों ने मौर्य शासकों की भांति विकसित प्रदेशों को अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया था। गुप्त शासकों ने जितने भी ये साम्राज्य जीते थे, जैसे उत्तर भारत को तो उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, पर जो उन्होंने दक्षिण भारत जीता था, जैसे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जीता था, तो उसने उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था। उनको सिर्फ अपने अधीन करके उन्हें स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए छोड़ दिया था। तो उसने बाद में भी मतलब उन्होंने विरोध कर दिया और वो स्वतंत्र हो गए। अनेक गणराज्य सामंत व अधीनस्थ राजा गुप्तों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। गुप्त काल में सम्राट सर्वोच्च था। इस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। गुप्त काल में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। गुप्त काल में राजा को देवीय रूप समझा जाता था, यानी कि वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि है वो ईश्वर का। राजा परम देव परमेश्वर, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, एकाधिकार राज जैसी उपाधि धारण करता था। गुप्त काल में राजा प्रत्येक विभाग का उच्च अधिकारी होता था। गुप्त काल में जितने भी विभाग थे, चाहे वो सैन्य विभाग हो, चाहे वो न्याय विभाग हो, कोई भी मंत्री परिषद हो, सबका हेड कौन होता था? राजा ही होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा युद्ध में भी सेना का संचालन करता था। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इसमें राजा बहुत सतर्कता रखता था। वह ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता था जो धन अर्जित करने वाला व उसकी रक्षा करने वाला तथा धन में बढ़ोतरी करने वाला हो। कालिदास के अनुसार राजा का समय प्रशासनिक कार्यों में बटा हुआ था। वह अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर लोकहित का कार्य करता था। राजा अमात्य मंत्रियों की सहायता से पूरे साम्राज्य पर प्रशासन करता था। मंत्रियों व अमात्यों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। मंत्रियों का पद वंशानुगत होता था। मंत्री परिषद राजा को जो परामर्श देती थी, राजा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था। राजा शासन तो मंत्री परिषद की सहायता से करता था, परंतु जो वो उसे निर्णय देती थी या फिर जो भी उसे परामर्श देती थी, वो उसको मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था, पर वो किसी रूप से बाध्य नहीं था। जैसे आज का जो वो है प्रधानमंत्री वगैरह हैं, वो अपनी मंत्री परिषद की उससे शासन करते हैं, पर वो उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजा मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करता था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त का मंत्री हरि सिंह, चंद्रगुप्त द्वितीय का शिखर स्वामी और कुमार गुप्त का पृथ्वीशील मंत्री था। गुप्त काल में मंत्री व अन्य कर्मचारियों को वेतन नगद देने की व्यवस्था थी। भूमि दान भी वेतन के रूप में दिया जाता था। गुप्त काल में राजा सेना का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह सेनापति की भांति सेना का नेतृत्व करता था। राजा के बाद सेना का उच्च अधिकारी सेनापति होता था। सेनापति को गुप्त काल में महादंडनायक कहा जाता था। गुप्त काल में सेना के 4 अंग होते थे। इसमें हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना व पैदल सैनिक होते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रमुख को महापीलुपति कहा जाता था। गुप्त काल में अश्व सेना के अध्यक्ष को महाअश्वपति कहते थे। गुप्त काल में नौसेना का भी विशेष महत्व था। गुप्त काल में आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। गुप्त काल में नौसेना का भी बहुत महत्व था। राजा दूसरे देश के साथ लड़ने के लिए नौसेना का प्रयोग करता था। पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। अर्टेगर महोदय ने आधुनिक पुलिस अध्यक्ष की तुलना इससे की है।
पुलिस की सहायता के लिए गुप्तचर विभाग में स्थापित किया गया था। इन्हें गुण पुरुष कहा जाता था। पुलिस के साधारण कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। गुप्त काल में पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आम जनता में पुलिस का भय था। फायान के अनुसार गुप्त काल में अपराध बहुत कम होते थे। चोरी व डकैती न के बराबर होती थी, क्योंकि फायान ने स्वयं अपनी हजारों मील की यात्रा में किसी डाकू का सामना नहीं किया था। फायान ने अपनी पुस्तक फोयोकी में यह विवरण दिया है कि भारत में चोरी डकैती नहीं होती है। वहाँ दंड व्यवस्था भी बहुत सरल है। वहाँ पे प्राण जो दंड होता है, मृत्यु दंड, वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ क्राइम बहुत कम होते हैं। गुप्त काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। भूमि कर को उद्रंग या उपारिक कहा जाता था। गुप्त काल में राजा को दिए जाने वाले कर को भाग कहा जाता था। भाग उपज का 1/6 भाग था। राज्य की सीमा पर भी व्यापारियों को कर दिया जाता था। इस कर को शुल्क कहा जाता था। गुप्त काल में वनों से लकड़ियां काटने पर भी शुल्क लगाया जाता था। वनों से होने वाली आय को गुल्म कहा जाता था। एक राज्य के व्यापारी जब दूसरे राज्य में प्रवेश करते थे तो उन्हें टैक्स देना होता था। इसे शुल्क कहा जाता था। जो वनों से लकड़ियां काट के लाई जाती थी, उस पे भी उस टाइम उसमें टैक्स लगाया जाता था। गुप्त काल में राजा ही न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गुप्त काल में न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में न्यायालय की 4 श्रेणियां होती थी। इन न्यायालय में कुल, श्रेणी, पुग व राजा होता था। इसमें राजा का निर्णय सर्वोच्च होता था। कुल सबसे छोटी इकाई होती थी। कुल के बाद श्रेणी तथा श्रेणी के बाद पुग न्यायालय होता था। गुप्त काल में दंड व्यवस्था बहुत सरल थी। गुप्त काल में मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं थी। भारी से भारी अपराध के लिए केवल अंग भंग दिया जाता था। फायान के विवरण से पता चलता है कि गुप्त काल में अपराध बहुत कम होते थे और लोगों को न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं थी। गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल था। पूरे साम्राज्य का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। इन्हें भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में भुक्ति आधुनिक मंडल के समान होते थे। भुक्ति का प्रधान अधिकारी को उपारिक कहलाता था। उपारिकों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। इन उपारिकों के अधीन अन्य कर्मचारी होते थे, जिसकी नियुक्ति स्वयं उपारिक करता था। प्रत्येक भुक्तियों को विषय में विभाजित किया गया था। विषय के उच्च अधिकारी को विषयपति कहते थे। इसकी नियुक्ति उपारिक करता था। विषय आधुनिक जनपद का रूप था। विषय को चलाने के लिए अन्य 4 नगर श्रेष्ठी, सातवाहा, कुलिक व कायस्थ विषयपति को सहायता प्रदान करते थे। इन चारों के अतिरिक्त पुस्तपाल होते थे, जिनकी संख्या 3 होती थी। यह विषय का लेखा जोखा का विवरण रखते थे। प्रत्येक विषयों को नगर में विभाजित किया गया था। नगरों को देखने के लिए एक परिषद होती थी, जो आधुनिक नगर पालिका की तरह होती थी। इसके सर्वोच्च अधिकारी नगरपति होता था। नगर परिषद का कार्य शांति बनाए रखना व सार्वजनिक कार्य को करवाना था। जिस तरह आज नगर पालिका व नगर परिषद होता है, उसी तरह ये होती थी। जैसे कि आज नगर पालिका का क्या काम होता है कि सार्वजनिक कार्य को करना, तो उस टाइम इसका कार्य था शांति बनाए रखना व सार्वजनिक कार्य जितने भी होते हैं उन सबको करना। प्रत्येक नगर के अंतर्गत ग्राम आते थे। यह सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम के अधिकारी को मुखिया, ग्रामीण महत्तर कहा जाता था। इसका कार्य भूमि की सीमा को निर्धारित करना, कृषि व सिंचाई का कार्य करना व मुकदमों का निर्णय करना था। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी, जिसके बल पर इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन करना सुगम हुआ। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभाजित था। ये शुद्ध नहीं है, शूद्र है। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण अध्यापन व यज्ञ करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और वैश्यों का कार्य व्यापार व वाणिज्य करना था। परंतु शूद्रों का कार्य इन चारों वर्णों की सेवा करना था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था कठोर न थी। शूद्र को छोड़कर अन्य 3 वर्ण एक दूसरे का कार्य कर सकते थे। मतलब जो ये वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हें तो स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु शूद्र के लिए कोई भी नियम नहीं था। उसको इन तीनों की सेवा ही करनी थी। गुप्त काल में सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में आश्रम व्यवस्था का भी रूप देखने को मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को चारों आश्रमों का पालन करना होता था। मनुष्य को ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का पालन करना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था में जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। 25 वर्ष के बाद आपको 50 तक गृहस्थ का पालन करना होता था। 50 के बाद आपका 75 वानप्रस्थ का पालन करना होता था और उसके बाद आपको संन्यास आश्रम का पालन करना होता था। तो ये जो आश्रम है 25-25 वर्ष की अवस्था में डिवाइड किए गए थे। इसके उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना व समाज की सेवा करना था। गुप्त काल में भी विवाह का विशेष महत्व था। इस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। विवाह न करना पाप के समान था। इस समय बहु विवाह का भी प्रचलन था। इस समय सभी प्रकार का विवाह प्रकाश में आए थे। इस समय अनुलोम व प्रतिलोम विवाह भी हुए। विधवा विवाह व सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई थी। उससे वह अधिकार प्राप्त न थे जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल में स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, उनको भी पढ़ने का राइट था। परंतु गुप्त काल आते आते उनकी स्थिति में का बहुत ह्रास हो गया और उन्हें जो अधिकार प्राप्त थे वो उनसे छीन लिए गए। अब इस समय उन्हें ना तो पढ़ने का अधिकार प्राप्त था, न ही यज्ञ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। और पहले जो स्त्री थी वो सभाओं वगैरह में भी भाग लेती थी। अब उनसे ये भी अधिकार छीन लिए गए थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। विधवाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में सती प्रथा का पहला उल्लेख आपको गुप्त काल में आपको सती प्रथा का उल्लेख ऐरण अभिलेख से मिलता है, जो भानुगुप्त का था, 510 ईस्वी में मिला था का है। उसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया है। गुप्त काल में ऊनी, सूती, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में राजा पगड़ी, कोट, धोती, जूते पहनते थे। गुप्त काल में स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। गुप्त काल में लोग शाकाहारी थे। वह मांस व मंदिरा का सेवन नहीं करते थे। वह केवल चावल, गेहूं, दाल, दूध, फल खाते थे। गुप्त काल में प्रमुख नगर नालंदा, कांची, उज्जैन, पाटलिपुत्र, अयोध्या, मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में विष्णु व शिव जी की भक्ति का विशेष महत्व बढ़ गया था। इन्हीं के मंदिर व मूर्तियां गुप्त काल में अधिक बनने लगी थी। जो वैदिक काल में जितने भी देवी देवता पूजे जाते थे, अब वो गुप्त काल आते आते उन सबको पूजना बंद कर दिया। अब वैष्णव धर्म व शैव धर्म को ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब शिवजी और विष्णु जी की अधिक पूजा जाने लगा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी भी थे। इन शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर भी गरुड़ की प्रतिमा भी उत्कीर्ण कराई। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत में न होकर कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया में भी हुआ। गुप्त काल में अनेक शिव मंदिर, देवगढ़ का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर का निर्माण हुआ। गुप्त काल में वैष्णव व शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म व जैन धर्म का भी विकास हुआ। इसिंग के अनुसार
श्री गुप्त ने मृगशिखावन के समीप एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया। गुप्त काल में अजंता, एलोरा, कार्ले, कन्हेरी बौद्ध गुफाओं का भी निर्माण हुआ। ये जितनी भी गुफाएं हैं ये गुप्त काल में ही बनी हैं और गुप्त काल में कई जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। गुप्त शासकों ने जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान किया। गुप्त काल में सर्वनंदी द्वारा लोक विभाग व आचार्य सिद्धसेन द्वारा न्याय अवतार की रचना की गई। गुप्त काल में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन व बौद्ध धर्म की भी प्रगति हुई। गुप्त काल में समाज कृषि पर आधारित था। कृषि के अलावा उद्योग धंधों को भी भारतीय समाज में महत्व दिया गया। इस समय धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तिलहन, सन, मसाले आदि की खेती भी की जाती थी। सिंचाई के लिए कुएं व तालाब, नदियों का प्रयोग किया जाता था। गिरनार में मौर्य युग के बने सुदर्शन तड़ाक से भी कई नहरें निकाली गई थी। कृषि के लिए हल व बैलों का भी प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ। इस समय धातु उद्योग भी विकसित हुआ। लोहे, तांबे की अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी जिसका आयात व निर्यात किया जाता था। सोने व चांदी के आभूषण और मूर्तियां बनाई जाती थी। गुप्त काल में विदेशों से व्यापार भी किया जाता था। गुप्त काल में नगरों में व्यापार करने वाले को श्रेष्ठी व विदेशों में व्यापार करने वाले को सार्तवाह कहा जाता था। विदेशों से व्यापार बंदरगाहों द्वारा होता था। गुप्त काल में ताम्रलिप्त व भड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। भारत से हीरे, मोती, कीमती पत्थर, वस्त्र, तेल, मसाले का निर्यात और सोना चांदी, तंबाकू, खजूर, रेशम व घोड़ों का आयात होता था। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। गुप्त काल में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया और इसे संरक्षण प्रदान किया गया। गुप्त शासकों ने प्रमुख विद्वान हरिशेन, विशाखदत्त, विष्णु शर्मा, वसुबंधु, बारामिहिर, भारवी, शूद्रक, दंडी, अमर, जनेन्द्र जैसे को भी संरक्षण प्रदान किया। गुप्त काल में कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहार व मेघदूत की रचना की। गुप्त काल में अनेक पुराणों व स्मृतियों की रचना की गई। इसमें याज्ञवल्क्य और कात्यायन स्मृति प्रमुख थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है व सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से ग्रहण होता है। गुप्त काल में ज्योतिषाचार्य बारामिहिर ज्योतिष नक्षत्र के बारे में उसने अनेक ग्रंथों में की रचना की और नक्षत्र का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है ये भी बताया। गुप्त काल में बागभट्ट जैसे योग्य वैद्य भी थे जिन्होंने औषधि विज्ञान के बारे में भी बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।